अवेंजर्स एंड गेम का ये सीन सिर्फ एक सीन नहीं, ये अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। जी हाँ, हॉकाई सीरीज की कहानी, क्योंकि यही वो सीन है जो हमें बताता है कि जब हॉकाई ने अपने परिवार को थैनोस की चुटकी में खो दिया, तब वो एक सुपर हीरो से एक खूंखार हत्यारे में बदल गया और उसने खुद अपने ही हाथों से न जाने कितने बच्चों से उनकी फैमिलीज को छीन लिया। और ये बात भले ही चाहे कितनी भी कॉन्ट्राडिक्टरी लगे कि क्लिंट अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए न जाने कितनों की फैमिली को उजाड़ चुका है, लेकिन मेरे दोस्त, बदला या रिवेंज यही तो एक वो फीलिंग है जो सिर्फ सुपर हीरोज को ही नहीं बल्कि हमारी निजी जिंदगी में भी हम सबके हाथों से भी कुछ न कुछ ऐसा कराता है जो हम कभी करना नहीं चाहते। और यही वो फीलिंग है जिससे आउटशैडो हो करके हम खुद एक एवेंजर बन सकते हैं, और यही हमारे सुपर हीरोज को रिवेंजर्स बनने से रोकती है और बनाती है दी अवेंजर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉकाई सीरीज के मिड सीजन तक की कहानी के बारे में, और जानेंगे कि क्या था वो एक डिसीजन जिसने हॉकाई सीरीज को जन्म दिया, और जानेंगे कि हॉकाई का क्या है कनेक्शन डेयरडेविल और किंगपिन के साथ ही ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि जब क्लिंट रोनिन के रूप में किंगपिन के गुंडों की लाशें बिछा रहा था तो डेयरडेविल कहाँ था, और ऐसी ही कुछ 10 मजेदार बातें इस सीरीज के बारे में। तो पहले हम ये पॉइंट्स जाने उससे पहले हम शॉर्ट में हॉकाई सीरीज की कहानी समझ लेते हैं। दी एवेंजर्स के 2012 के इवेंट्स के दौरान एक छोटी सी बच्ची केट बिशप हॉकाई को एलियंस से बिना किसी सुपर पावर के सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर लड़ते हुए देखकर उससे इंप्रेस हो जाती है और वो उसको अपना आइडल मान लेती है और फ्यूचर में उसी के जैसा बनने का सपना सजा लेती है। आगे चलकर एंड गेम में अपनी फैमिली को खो देने के बाद क्लिंट रोनिन बनकर पूरी दुनिया के गुंडों का खात्मा करने के लिए मिशन पर निकल पड़ता है, और उसी दौरान वो माया लोपेज, जो कि आगे चलकर इको बनती है, उसके बाप को भी मार देता है, जो कि किंगपिन के ट्रैक सूट माफिया गैंग का पार्ट था। इससे किंगपिन का साम्राज्य हिल जाता है, और चूंकि माया ने भी रोनिन को अपने बाप को मारते हुए देख लिया था तो वो भी हाथ धोके रोनिन के पीछे पड़ जाती है। लेकिन दुनिया में नताशा यानी कि ब्लैक विडो के अलावा कोई और नहीं जानता था कि क्लिंट ही रोनिन है। आगे चल के केट बिशप को एवेंजर्स हेडक्वार्टर के मलबे में मिली चीजों की नीलामी के दौरान वहां पे हुए एक हादसे में रोनिन का वही पुराना सूट मिल जाता है, और वो गुंडों से लड़ने के लिए उस सूट को पहन लेती है, और इसी चक्कर में दुनिया वालों को लगता है कि आतंक का दूसरा नाम रोनिन लौट आया है, और इसी वजह से केट ट्रैक सूट माफिया की नजरों में भी आ जाती है, और फिर क्लिंट उसको बचाने पहुंच जाता है। बस इसी सीरीज का मेन मुद्दा यही है कि कैसे अपना क्लिंट बार्टन केट बिशप को ट्रैक सूट माफिया के चंगुल से बचाएगा, और इस दौरान उन दोनों की रिलेशनशिप किस तरह से डेवलप होगी, किस तरह से उनकी बॉन्डिंग ग्रो करेगी, और इस सीरीज का एंड आते आते हॉकाई का टाइटल जो है वो केट बिशप को ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि क्लिंट अब बूढ़ा हो रहा है और उसकी सुनने की ताकत भी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब हम बात करते हैं अपनी 10 डिटेल्स के बारे में। नंबर 1, हॉकाई के 3rd एपिसोड में हमें इको के कैरेक्टर का एक ब्रीफ ओरिजिन देखने को मिला, जिसको कि इको की खुद की सीरीज में और अच्छे से डीपली स्टडी किया जाएगा। तो उस सीरीज में भी हमें ट्रैक सूट माफिया और किंगपिन देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि हमें डेयरडेविल भी देखने को मिले। बात करें अगर इको के ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन एमसीयू में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कॉमिक से, जो कि ऑन स्क्रीन कहानी की डिमांड को देखते हुए अच्छा भी लग रहा है। इको यानी कि माया लोपेज, जो कि अपने फादर के साथ एक काफी डीप रिलेशनशिप में दिखाई देती है, कुछ वैसी ही बॉन्डिंग हमें फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में केट बिशप और उसके फादर की भी देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ने बचपन में जो मेंटल ट्रॉमा झेला है वो लगभग एक जैसा ही है। दोनों के कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं आपस में इस ट्रॉमा के ऊपर क्लैश करने वाले हैं इन फ्यूचर। केट जहां एक एक्सपर्ट आर्चर है, वहीं इको एक ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट और चीजों को खतरनाक तरीके से ऑब्जर्व करने वाला माइंडसेट रखती है। तो देखते हैं आगे दोनों को क्या होता है। नंबर 2, मिस्टीरियस अंकल। जी हाँ, हम सब ने एपिसोड 3 में देखा कि माया के फादर उसको बोलते हैं कि मैं तुमको शाम को डायरेक्ट घर पे मिलूंगा, लेकिन यहाँ से तुमको अंकल घर छोड़ देंगे, और फिर हमें किंगपिन की एक छोटी सी झलक देखने को मिलती है, और वो छोटी माया को गुगली वुगली वूश करता हुआ उसको लेकर चला जाता है। तो जैसा कि रूमर्स आ रहे थे कि विंसेंट डी ओनोफ्रियो का किंगपिन नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज से हॉकाई सीरीज में रिटर्न करेगा, वो सच होती नजर आ रही है, और फैंस की डिमांड यही थी, और सच कहूं तो मार्वल अपने फैंस की सुनता भी है। इस पे मैं एक डिफरेंट वीडियो बना रहा हूं कि कैसे एमसीयू ने फैंस की सुनी और बाकी स्टूडियोज ने नहीं, और कैसे उस हिसाब से एमसीयू ग्रो कर रहा है और बाकी स्टूडियोज के कंपैरिजन में आसपास भी नहीं फटकते कहीं पे। तो वो वीडियो आपको या तो आई बटन पे मिल जाएगी, और अगर नहीं मिल रही तो अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो अब वापस आते हैं किंगपिन पे। हमें हॉकाई में वही विंसेंट ही किंगपिन के रोल में देखने को मिलने वाला है, बट एक छोटे से चेंज के साथ। इसमें हमें किंगपिन अपने कॉमिक एक्यूरेट अवतार यानी कि फैट मैन के रूप में नजर आने वाला है, जिसका की रेफरेंस हम यहाँ पर भी देख सकते हैं 3rd एपिसोड में। और ये तो हम सब जानते हैं कि आजकल एमसीयू अपने कैरेक्टर्स के अपीयरेंस को लेकर कितना ज्यादा कॉन्शियस है और कितना ज्यादा उनको कॉमिक एक्यूरेट रखने की कोशिश कर रहा है, और इसी से जुड़ी है हमारी नेक्स्ट डिटेल भी। नंबर 3, हॉकाई की कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम। हाँ, हमें इस सीरीज के पहले ही एपिसोड में हॉकाई की कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम देखने को मिल जाती है, बट
फर्क सिर्फ इतना है कि ये कॉस्ट्यूम हॉकाई ने नहीं बल्कि यहाँ पर क्लिंट जब रोनिन की कॉस्ट्यूम वापस लेने आता है तो यहाँ पर चल रहे कॉस्ट्यूम फाइटिंग वाले ड्रामा जो चल रहा है यहाँ पर उसके एक फाइटर ने पहनी होती है जो कि बहुत जल्दी हमारी आंखों के सामने से स्वाइप हो जाती है और हमारा ध्यान उस पर जाता ही नहीं। बाद में एपिसोड 3 में भी केट जब क्लिंट को उसके कॉस्ट्यूम का कॉमिक एक्यूरेट स्केच बनाकर उसको दिखाती है जिसमें उसके हेड पे एक बड़ा सा एच लिखा हुआ होता है और उसके मास्क पे 2 हॉक वाले पंख भी बने हुए होते हैं, लेकिन हॉकाई उसको रिजेक्ट कर देता है। नंबर 4, जब क्लिंट एंड केट दोनों ट्रैकसूट माफिया की गिरफ्त में होते हैं तो रोनिन के बारे में पूछने पर क्लिंट कहता है कि वो मारा जा चुका है और उसको ब्लैक विडो ने मारा है। तो टेक्निकली वो झूठ नहीं बोल रहा होता, ये एक मेटाफर था कि रोनिन कुछ और ना होकर क्लिंट का ही एक डार्क पर्सोना था, उसकी ही एक डार्क साइड थी जिसने फैमिली को खो देने के बाद रोनिन का रूप ले लिया और यही वो डिसीजन था जिसने आज की हॉकाई सीरीज के प्लॉट की नींव रखी। लेकिन जब उसे नताशा ने यहाँ पर आकर बताया कि एक उम्मीद नजर आई है जिससे कि हम सबको वापस ला सकते हैं जिनको भी हमने खो दिया है थैनोस की चुटकी के बाद, तो क्लिंट ने अपने अंदर के रोनिन को मार दिया और फिर से हॉकाई बन गया। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ब्लैक विडो ने ही रोनिन को मारा था। नंबर 5, यहाँ इस सीन में जब माया अपने फादर से पूछती है कि क्या ड्रैगन सच में होते हैं और उसका बाप बोलता है कि नहीं, इस दुनिया में नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में, और तब माया बोलती है कि क्या हो अगर वो ड्रैगन्स दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आ जाए। तो ये डायरेक्ट रेफरेंस था शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स के क्लाइमैक्स वाले ड्रैगन को लेकर कि वो भी दूसरी दुनिया यानी कि एक दूसरे डायमेंशन में कैद होता है जिसको कि शैंग-ची के पिताश्री अपनी मोहब्बत की इंतहा में बावले होकर आजाद कर देते हैं और इस दुनिया में ले आते हैं। और यही वो रेफरेंस भी था कि आगे चलकर हमें मल्टी डायमेंशनल और फिर उसके बाद मल्टीवर्सल ट्रैवल भी एमसीयू के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि अभी हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिलने ही वाला है। नंबर 6, इस सीरीज में हमें जो सबसे अच्छी बात देखने को मिली वो है क्लिंट और केट बिशप के बीच का रिलेशनशिप जो कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ये हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग से आयरन मैन और स्पाइडरमैन के बीच की बॉन्डिंग की याद दिलाता है। दोनों सिचुएशंस एक दूसरे के लगभग सिमिलर ही हैं, जहां पे पुराना हीरो नए हीरो को एक तरह से ट्रेन कर रहा होता है और ये भी चाहता है कि वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए, और साथ ही सबसे बड़ी बात वो ये भी चाहता है कि वो आगे चलकर उससे बेहतर एक इंसान बने, उससे बेहतर एक हीरो बने। और यही बॉन्डिंग हमें इस सीन में भी दिखाई देती है जब क्लिंट अपने बेटे नथानियल से फोन पर बात कर रहा होता है बट उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो केट वहां पर लिखकर उसको सब बताती है और उसकी हेल्प करती है अपने बेटे से बात करने में। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था सच में। नंबर 7, प्रैक्टिकल अप्रोच। ये एक और चीज है जो इस सीरीज को बहुत स्पेशल बनाती है और एमसीयू के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है। मतलब अगर कोई कैरेक्टर चाइनीज ओरिजिन का है और सीन के अंदर सारे कैरेक्टर्स चाइनीज ही हैं तो वो सब अपनी मदर टंग में बात करते हैं ना कि इंग्लिश में, जैसे कि हमने शैंग-ची में भी देखा। ये कमी हमें ब्लैक विडो मूवी में देखने को मिली थी क्योंकि वहां पे कुछ सीन्स ऐसे थे जो कि सब रशियन कैरेक्टर्स के कन्वर्सेशन वाले थे बट फिर भी वो लोग इंग्लिश में बातें कर रहे थे, वो थोड़ा लॉजिकल नहीं लगता। तो हॉकाई सीरीज में इन्होंने इस चीज का ध्यान रखा है। जब भी हमें ऑन स्क्रीन माया लोपेज की परमानेंट डेफनेस या फिर क्लिंट की टेम्परेरी हियरिंग लॉस के बारे में दिखाते हैं तो एज एन ऑडियंस हमें भी वो चीज नहीं सुनाई देती। तो इस तरह से हमें भी उन कैरेक्टर्स का एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है और उनके साथ हम और अच्छे से इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं और मुझे सीरीज में ये बहुत अच्छी बात लगी है। नंबर 8, एपिसोड 3 में दिखाया गया कार चेजिंग सीक्वेंस एमसीयू में दिखाए गए अब तक के सबसे बेहतरीन कार चेजिंग सीक्वेंस में से एक था और इसकी एक खास बात ये रही कि एमसीयू की ऑलमोस्ट सभी बड़ी मूवीज की तरह इसमें भी हमें वन शॉट यानी कि सिंगल टेक कैमरा मूवमेंट के साथ ये सीन देखने को मिला, यानी कि कैमरा एक ही टेक में बिना किसी कट के काफी लंबा एक सीक्वेंस शूट करता है, जो कि एमसीयू में हमें सबसे पहले द एवेंजर्स की क्लाइमैक्स बैटल वाले सीन में देखने को मिला था, जहां पे कैमरा सारे एवेंजर्स के फाइटिंग सीक्वेंसेस को एक ही शॉट में कवर करता है। बट यहाँ पर खास बात शूटिंग की तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पर जो एडिटिंग होती है वो बहुत स्मार्ट होती है। ये कोई एक टेक में शूट नहीं होता बल्कि इसको इतना ही स्मार्टली एडिट किया जाता है कि ऑडियंस को पता ही नहीं चलता कि ये मल्टीपल शॉट्स का इंटीग्रेशन है या फिर एक ही सिंगल शॉट। और एज एन एडिटर एंड अ डायरेक्शन पर्सन मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। नंबर 9, हॉकाई के ट्रिक एरोस एंड हॉकाई सीरीज के मिड सीजन स्नीक पीक में दिखाया गया येलेना बेलोवा का टीजर। ये दोनों पॉइंट अपने आप में काफी ज्यादा डिटेल से भरे हुए हैं, तो इनको मैं 2 अलग अलग वीडियो बनाकर उनमें अच्छे से कवर करूंगा डिटेल में, जो कि आपको आई बटन पर या एंड कार्ड्स में देखने को मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो मतलब अभी उन वीडियोस पर काम चल रहा है, आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। नंबर 10, वेयर वॉज डेयरडेविल। जी हाँ, आपने एपिसोड 3 में देखा होगा कि इको यानी कि माया लोपेज के कैरेक्टर ने अपने बाप को रोनिन के हाथों मरते हुए देखा जब रोनिन ट्रैकसूट माफिया के गुंडों को मार रहा था तब। लेकिन उस सीन को देखकर एक जो लाजमी सवाल सबके दिमाग में, सभी फैंस के दिमाग में उठना जरूरी है कि उस वक्त डेयरडेविल कहाँ था,
क्योंकि अगर हॉकाई ट्रैकसूट माफिया के पीछे पड़ा हुआ है तो डेयरडेविल भी सामने आना चाहिए था। तो इसका सीधा सा जवाब ये हो सकता है कि उस दौरान जब थैनोस की चुटकी बजी थी तो उसी दौरान बाकी कुछ लोगों की तरह डेयरडेविल भी डिसइंटीग्रेट हो गया था। इसीलिए किंगपिन और उसके ट्रैकसूट माफियाज के पीछे डेयरडेविल नहीं बल्कि रोनिन पड़ा हुआ था। इन सब की डिटेल्स के बारे में भी मैं एक वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा ताकि डिटेल में आप उस सिचुएशन को समझ सके। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, तो आपका क्या सोचना है इस सिचुएशन के बारे में या हॉकाई सीरीज के बारे में या मेरी वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अगर आप समझते हैं कि सब्सक्राइब करने लायक है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलो सुपरमाइथो।